फ्रेंड्स, मैं माधुरी श्रीवास और आज हम पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया है, तो ये है नेक्स्ट पार्ट। और यदि आप नए व्यूअर हैं तो प्लीज जाकर उस फर्स्ट पार्ट को देख लें, तभी आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो आइए देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या क्या बचा हुआ था। तो फर्स्ट हम देखते हैं आरबीसी। आरबीसी सेल में ये एब्सेंट होता है। ओके, जो रक्त की ब्लड की आरबीसी सेल्स हैं, है ना, उसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता। अब इसकी संख्या कुछ में बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि माइक्रोमोनास नाम का प्रोटोजोआ होता है, उसमें इसकी संख्या पर सेल में एक माइटोकॉन्ड्रिया की होती है। ओके, अब नेक्स्ट कीटों की पेशियों में ये लाखों की संख्या में होती है, क्योंकि कीट जो है उनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होगी और वो क्या करेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन बहुत फास्ट करते हैं कीट। इसलिए मतलब ये है कि जिस भी जीव में मेटाबॉलिक की रिएक्शन जितनी ज्यादा तेजी से होगी, उसके अंदर उतनी ही ज्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं सी अर्चिन के अंडे में इसकी संख्या 1.5 लाख तक होती है। ओके, कुछ पॉइंट्स हमारे ये छूटे हुए थे, ये तो क्लियर हो गए। अब मैं एक बार आपको डायग्राम की ओर ले चलूं, उसके बाद हम इसका फंक्शन देखेंगे। ओके, तो हमने कल देखा था कि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये सेल के अंदर पाया जाता है, तो इसका ये जो बाहर का लेयर है, बाहर का मेम्ब्रेन है, इसको हम आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे हम अंदर की ओर जो फोल्डेड है, इसे हम इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये जो आउटर और इनर के बीच में जो स्पेस छूटा हुआ है, इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मतलब कि अंतराकोशिकीय अवकाश कहते हैं, और इसमें द्रव भरा होता है। ओके, अब मैं बता दूं फ्रेंड्स कि ये जो अंदर की ओर फोल्डेड स्पेस है, अंदर की ओर उंगली जैसे प्रवर्ध जो बना रहा है, उंगली जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। ओके, और इस क्रिस्टी के अंदर की दीवार में क्या पाया जाता है, F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स। अब अंदर क्या हो गए, मैट्रिक्स भरे होते हैं, किसमें, किसके अंदर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, मैट्रिक्स भरे होते हैं। ये देखिए मैट्रिक्स है। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा मैट्रिक्स। अब उस मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, वो भी 70S। ठीक है, और ये डीएनए पाया जाता है। ओके, हमने कल के वीडियो में देखा है कि डीएनए पाया जाता है, इसलिए वो अपना आरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए खुद ही बनाते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी प्रतिलिपियां या अपने जैसा और माइटोकॉन्ड्रिया रिप्लिकेशन की क्रिया के द्वारा खुद ही बनाते हैं, है ना। तो अब हमारा ये तो हो गया कि हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है ये देख लिया। ओके, तो अब हमारा बच गया कि फंक्शन। तो आइए हम फंक्शन देख लेते हैं। पहला फंक्शन है स्टेरॉइड का सिंथेसिस। स्टेरॉइड एक प्रकार का ऑयली मटेरियल है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल होता है, वैसे ही स्टेरॉइड जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। ओके, और ये क्या करते हैं, स्टेरॉइड का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और फैट का ऑक्सीडेशन करते हैं। हीमोग्लोबिन के हीम पार्ट, हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड के आरबीसी सेल में पाए जाने वाला एक पदार्थ है ना। उसका हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है, वही उसके लाल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो ये जो हीम पार्ट है उसका सिंथेसिस कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब नेक्स्ट है थर्मोजेनेसिस के द्वारा बॉडी के हीट करता है। थर्मोजेनेसिस की क्रिया क्या है, देखिए जैसे हम कुछ भी काम करते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं उसके लिए। आप चुपचाप से शांत बैठ जाए घर में, तो आपको कभी भी गर्मी नहीं लगेगी। गर्मी के दिनों में भी आपको फील नहीं होगा कि गर्मी है, लेकिन यदि आप जब कुछ काम करते हैं, कंटिन्यू कुछ काम करते हैं, तो क्या होता है, बॉडी में अपने आप हमको गर्मी फील होती है ना। तो मतलब हमारी बॉडी क्या होती है, हीट होती है, गर्म होती है। क्यों, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। तो सेम यही जो प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। जब माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने का काम करती है कंटिन्यू, है ना, एटीपी बनाती है, तो क्या होता है, ये हीट करती है, गर्मी भी उत्पन्न करती है। तो ये थर्मोजेनेसिस की क्रिया के द्वारा बॉडी को हीट करती है, गर्म करती है। ओके, अब नेक्स्ट है कैल्शियम के कंसंट्रेशन को कंट्रोल करना। ये कैल्शियम के कंसंट्रेशन को भी कंट्रोल करती है। तो अब आइए देखते हैं कि ग्लाइकोलिस इसका जो मेन फंक्शन है वो देख लेते हैं। इसका मेन फंक्शन है एटीपी का फॉर्मेशन। ठीक है, एटीपी जो एक एनर्जी है। तो आइए देखते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हम जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। हम जानते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ स्थित है, सेल में। ठीक है, क्योंकि ये सेल का ऑर्गन है, किसी भी कोशिका का अंग है ना। तो मैंने ये देखिए यहाँ मैंने लाइनिंग बना दी है। ओके, ये सेल है। ओके, ये एक सेल है। अब सेल में क्या पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म। अब आप यदि आपने मेरे
वीडियो को नहीं देखा, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म, तो प्लीज फ्रेंड जाके उस वीडियो को देख ले, क्योंकि उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये साइटोसोल क्या है। ओके, तो मैं आप थोड़ा सा बता दूं कि साइटोसोल वह पार्ट है सेल का जिसमें कि सारे ऑर्गन उपस्थित होते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर, ठीक है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया किसमें, साइटोसोल में उपस्थित है। तो साइटोसोल में एक चक्र चलता है जिसे हम ग्लाइकोलिसिस चक्र कहते हैं। ओके, ये साइटोसोल है, ये सब साइटोसोल है, उसमें ग्लाइकोलिसिस चक्र चल रहा है, और ये चक्र क्या है, अनऑक्सीडेटिव है। ठीक है, अनऑक्सीडेटिव है, इसको चलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, ये अनऑक्सीडेटिव है, एनाएरोबिक है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। और ये क्या करता है, ग्लूकोज के एक अणु को पायरुविक एसिड के 2 अणु में बदलता है। क्या करता है ये जो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया है, अब कोई क्रिया हो रही तो उसमें एंजाइम्स तो होंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे बॉडी का कोई भी क्रिया, कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के कंप्लीट नहीं होता है ना, सभी रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एंजाइम्स की जरूरत होती है। तो साइटोसोल्स में बहुत सारे प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, अब ये ग्लाइकोलिसिस की क्रिया है क्या, ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। मैं बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये क्या है, एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। अब कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, तो फ्रेंड्स यदि आपने मेरे पिछले वीडियो को ना देखा हो तो प्लीज जाकर देख लें, पर फिर भी मैं यहाँ थोड़ा बता दूं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक 2 प्रोसेस होती है। एनाबॉलिक जिसमें अणुओं के जुड़कर बनने की क्रिया, ठीक है, 2 अणु, अलग अलग अणु मिलकर किसी और चीज को बनाते हैं, उसे हम एनाबॉलिक कहते हैं। और कैटाबॉलिक किसी चीज के टूटने की क्रिया, तो ये क्या करता है, ग्लूकोज के अणुओं को तोड़ने का काम करता है। तो ये ग्लाइकोलिसिस की क्रिया बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत सारे एंजाइम्स की सहायता से क्या करता है, ग्लूकोज के एक अणु को पायरुविक एसिड के 2 अणु में चेंज करता है। ठीक है, अब ये कहाँ हो रहा है, साइटोसोल में हो रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर। फिर वो 2 अणु जो है वो क्या, अनऑक्सीडेज है, तो इस 2 अणु पायरुविक एसिड के 2 अणु के ऑक्सीडेशन के लिए वो अणु कहाँ जाएगा, क्रेब्स साइकिल में। अब ये क्रेब्स साइकिल क्या है, तो ये क्रेब्स साइकिल एक ऑक्सीडेटिव क्रिया है, इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर उपस्थित मैट्रिक्स में चलता है ये क्रिया, और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। किसके लिए, क्रेब्स साइकिल के लिए बहुत जरूरी जो एंजाइम होते हैं वो सारे मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं, और मैट्रिक्स में क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, जिसमें कि ये ग्लूकोज के जो 2 पायरुविक एसिड, ग्लूकोज का विखंडन के द्वारा ग्लाइकोलिसिस जो 2 अणु पायरुविक एसिड का देता है वो कहाँ आ जाता है, ऑक्सीडेशन के लिए क्रेब्स साइकिल में आता है, किसमें, मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलता है तो वो क्या देता है, ऑक्सीडेशन की क्रिया के द्वारा CO2 और H+ आयन। ओके, तो ये H+ आयन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाते हैं। यहाँ से देखिए मैंने यहाँ बता दिया है, और यहाँ पर भी देखिए ये क्रेब्स साइकिल में आया, ये क्रेब्स साइकिल है, और यहाँ से ये गया वहीं पास में ही चलता है। अब ये क्रिस्टी, मैंने बताया था कि क्रिस्टी की अंदर की दीवारों में, देखो ये क्रिस्टी है, उसके अंदर की दीवारों में ये डॉट डॉट जो ब्लैक में, ये क्या है, F1 पार्टिकल है ना, तो ये F1 पार्टिकल में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो F1 पार्टिकल में चलता है। तो ये एक F1 पार्टिकल को मैं देख लूं, तो यहाँ मैंने एक F1 पार्टिकल को निकाला है, तो ये 2 भागों में डिवाइड होता है। पहला ऊपर की ओर जो गोल राउंडेड है इसे हम हेड बोलते हैं, और नीचे है इसको बेस बोलते हैं। तो जो हेड का पार्ट है उसमें F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और नीचे बेस में F0। इसीलिए इस F1 पार्टिकल को हम यहाँ पर मैं लिख दूं F1 और F0 पार्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये इसका एक और नाम है ऑक्सीसोम। ठीक है, इसको ऑक्सीसोम भी कहते हैं, ऑक्सीसोम भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, वो जो F1 पार्टिकल है, इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि F1 पार्टिकल में ATPase नामक एक एंजाइम पाया जाता है। वैसे तो एंजाइम बहुत सारे उसमें पाए जाते हैं, मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ATPase एंजाइम पाया जाता है किसमें, इसकी हेड में, F1 पार्टिकल के हेड में। ओके, तो ये क्या करता है, यहाँ से जो H+ आयन आते हैं इलेक्ट्रॉन चेन के द्वारा, और क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो एंजाइम है, ATPase एंजाइम है, वो ADP मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट को क्या करता है, ATP में
चेंज कर देता है और क्या करता है, एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करता है, उसे एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि मैं आपको ये वीडियो में माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन समझा पाई हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।